प्यारे विद्यार्थियों, हम चल रहे थे अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में। अणुसंख्यक गुणधर्म पाठ का वैसे तो लास्ट टॉपिक था, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा जो पढ़ा था वो क्वथनांक में उन्नयन, और तीसरे नंबर का जो था वो हिमांक में अवनमन। और आज लास्ट पार्ट का जो लास्ट टॉपिक है, मान लो अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रासरण दाब, जो 2 वीडियो में पूरा हो जाएगा लगभग आज और कल। हमने एक का लेसन पूरा किया और 2 के लेसन की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, इसीलिए आप साथ साथ पीडीएफ भेज रहे हैं, उनके नोट्स बनाते रहे और वीडियो को बहुत ही सावधानी से देखते रहे। फिर भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उस पर मैसेज करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। 2 का पाठ समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, इसीलिए आपको सूचित किया जाता है कि आपको 2 के लेसन में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिख करके जल्दी से जल्दी हमें सूचित करें, जिसे पाठ का जो समस्या समाधान, जब पाठ पूरा होने जा रहा है उनकी समस्या समाधान का अंतिम वीडियो तैयार कर सके। यदि आपकी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, किंतु किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आज और कल उन समस्याओं को सूचित कर दें, क्योंकि कल और आज 2 दिन के अंदर आपका 2 का लेसन पूरा हो जाएगा। फिर हम 2 के लेसन में आपके जो भी समस्याएं आएंगी उनका समाधान करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे प्रासरण दाब। चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म है प्रासरण दाब। प्रासरण दाब को पढ़ने से पहले हम देखो क्या पढ़ेंगे कि ये प्रासरण क्या होता है। प्रासरण क्या होता है? एक तो होता है परासरण और एक होता है विसरण। क्या होता है? एक होता है परासरण और एक क्या होता है? विसरण। देखो परासरण हम किसको कहेंगे? परासरण हम तो कहेंगे कि जब विलायक के अणु, परासरण किसको कहेंगे कि जब विलायक के अणु क्या होते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। किंतु यहाँ एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि यहाँ अर्धपारगम्य झिल्ली को नाम लेना पड़ेगा। अर्धपारगम्य झिल्ली का नाम है लेना कि विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परासरण। देखो विलायक अणु का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन, क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है। प्रासरण किसको कहेंगे? विलायक अणु का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है? प्रासरण। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि विलायक अणु का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है। ये परिभाषा भी दे सकते हैं, विलायक अणु का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन प्रासरण कहलाता है। या ये परिभाषा भी लिख सकते हैं, विलायक अणु का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है। विसरण देखो क्या होता है कि इसमें विलायक के अणु होते हैं और इसमें विलय के कण काम में आते हैं। कि विलय के जो कण होते हैं वो यानी पदार्थ मान लो कि विलय के कण अधिक सांद्रता से कहां जाते हैं? कम सांद्रता की ओर। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। कि विलय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो गमन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विसरण कहते हैं।
विसरण और प्रासरण में अंतर क्या? देखो समानता तो ये है कि कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। अंतर ये है कि इसमें विलायक के अणु जाते हैं और इसमें विलय के अणु जाते हैं। दूसरा अंतर ये है कि इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, जिसकी जबकि इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। ये अपना क्या हुआ? प्रासरण और विसरण। अब हम पढ़ेंगे प्रासरण दाब के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रासरण दाब के बारे में। देखो प्रासरण दाब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रासरण दाब क्या होता है? जनरली भाषा में हम ये कहें कि परासरण को रोकने के लिए, परासरण को रोकने के लिए परासरण को रोकने के लिए परासरण की विपरीत दिशा में लगाया गया दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। परासरण को रोकने के लिए परासरण की विपरीत दिशा में लगाया गया दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। परासरण को रोकने के लिए परासरण की विपरीत दिशा में लगाया गया दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब। या ये कह सकते हैं कि वह बाह्य दाब जिसके लगाने पर परासरण रुक जाता है, जिसके लगाने पर परासरण रुक जाता है, क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब की परिभाषा, कई परिभाषाएं लिखते हैं, चाहे कोई भी लिख दो सभी सही होते हैं। परासरण को रोकने के लिए परासरण की विपरीत दिशा में लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। बाह्य दाब लिखना ही बहुत अच्छा रहेगा। परासरण को रोकने के लिए परासरण की विपरीत दिशा में लगाया गया बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। या दूसरी परिभाषा क्या कह सकते हैं कि वह बाह्य दाब जिसके लगाने पर परासरण रुक जाता है, क्या कहलाता है? परासरण दाब। कई बुकों में ऐसे लिखा हुआ मिलता है कि वह दाब जिसके लगने पर विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, परासरण दाब कहलाता है। सीधी सी बात है कि परासरण दाब वह दाब होता है जो परासरण को नहीं होने देता है, कि वह दाब जो परासरण को होने नहीं दे। यानी जब परासरण दाब से कम दाब है तो परासरण होगा, परासरण दाब लग गया तो परासरण नहीं होगा, और परासरण दाब से अधिक दाब लग गया तो उल्टा परासरण होगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा परासरण, विसरण और परासरण दाब। अब हम पढ़ेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में। देखो अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको सेमी परमेटिव मेम्ब्रेन बोलते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली SPM बोलते हैं। परमेबल भी होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है बेसिकली, ठीक है। SPM के नाम से जानते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली देखो क्या होता है कि वह झिल्ली जो अपने अंदर से विलायक अणु को तो गुजरने देती है किंतु विलय अणु को रोक देती है, क्या कहलाती है? अर्धपारगम्य झिल्ली। वह झिल्ली जो अपने अंदर से विलायक अणु को गुजरने देती है किंतु विलय अणु को रोक देती है, क्या कहलाती है? अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। तो ये चार परिभाषाएं हमने पढ़ी। परासरण पढ़ा, विसरण पढ़ा, फिर परासरण दाब पढ़ा, फिर अर्धपारगम्य झिल्ली पढ़ी। ये दो परिभाषाएं ज्यादातर सबसे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्जाम में पूछता है परासरण और परासरण दाब की परिभाषा। ठीक है, अब देखो हम क्या पढ़ेंगे कि परासरण होता है वो कितने प्रकार का होता है। परासरण के प्रकार पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम परासरण के प्रकार। एक होता है अंतःपरासरण,
और एक होता है बाह्य पराशर। पहले कोई भी लिखो, ज्यादातर कभी कभी बाह्य पराशर को पहले लिखते हैं और अंत्य पराशर को बाद में लिखते हैं, उसी सीक्वेंस में लिखूं मैं। यहां लिख देता हूं अंत्य पराशर और यहां लिख देता हूं बाह्य, कि पहले बार बार पढ़ लेते हैं। देखो, जब किसी वस्तु को, बाह्य पराशर क्या होता है कि जब किसी वस्तु को हम सांद्र में रखना पड़ेगा, बाहर निकालना है। जब किसी वस्तु को हम सांद्र विलयन में रखते हैं तो जल उससे बाहर निकल जाता है। तो जल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और जब जल बाहर निकल गया तो वह पिचक जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य पराशर। जब किसी वस्तु को सांद्र विलयन में रखा जाता है तो जल उससे बाहर निकल जाता है और वह पिचक जाती है, इसे बाह्य पराशर कहते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या होता है जब कच्चे आम को लवणीय सांद्र विलयन में रखा जाता है। तो देखो, लवणीय सांद्र विलयन हो गया तो क्या कहेंगे कि जब लवणीय सांद्र विलयन में कच्चे आमों को रखा जाता है तो जल उनसे बाहर निकल जाता है और वे पिचक जाते हैं, यानी उनमें क्या होता है, बाह्य पराशर। अंत्य पराशर देखो कि जब किसी वस्तु को हम तनु विलयन में रखते हैं, तनु विलयन में रखते हैं तो जल उनके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो जल क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है और वह फूल जाती है। जब किसी वस्तु को तनु विलयन में रखा जाता है तो जल उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और वह फूल जाती है। उदाहरण देखो, वैसे इसका जो क्वेश्चन पूछता है वो ऐसे पूछता है कि मुरझाए हुए फूल तथा गाजरों को जब ताजा विलयन में रखा जाता है तो क्या होता है। तो ताजा विलयन में रखते हैं तो क्या होता है कि वो फूलते नहीं, वो पुनः ताजा हो जाते हैं, जल अवशोषित करके। अब देखो, यहाँ बाह्य पराशर में एक उदाहरण हो रहा है कि जब अंगूर को हम चीनी के घोल में रखते हैं तो जल उससे बाहर निकल जाता है और अंगूर किस में बदल जाता है, किशमिश में बदल जाता है। जब अंगूर को चीनी के घोल में रखते हैं तो जल उससे बाहर निकल जाता है और वह किस में बदल जाता है, किशमिश में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, किशमिश में। ये तो यहां ध्यान रहे कि जब किशमिश को हमें पानी में रखेंगे तो वापिस अंगूर नहीं बनेगा, क्या होगी, वो सिर्फ फूल के रह जाएगी। यानी कि किशमिश तो सूख चुकी है, जो बाहर निकल गया वो वापिस आने वाला इतना नहीं है, पानी जरूर आ जाएगा, सारा घोल नहीं आ पाएगा। देखो क्या कहेंगे कि जब वस्तु को सांद्र विलयन में रखा जाता है तो जल उससे बाहर निकल जाता है और वह पिचक जाती है। जब किसी वस्तु को तनु विलयन में रखा जाता है तो जल उसमें प्रवेश करता है और वो फूल जाती है। इसके उदाहरण कई प्रकार के होते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। एक तो ये होता है कि अंगूर को जब चीनी के घोल में रखते हैं तो जल उससे बाहर निकल जाता है और वह पिचक जाती है। एक क्वेश्चन ये होता है कि जब हम कच्चे आमों को सांद्र विलयन में रखते हैं तो जल उनसे बाहर निकल जाता है और वह पिचक जाते हैं। जब आरबीसी को सांद्र विलयन में रखते हैं, और सांद्र विलयन कौन सा हो जाएगा, 0.9% जो NaCl का विलयन होता है, 0.9% NaCl का जो विलयन होता है वो कौन सा विलयन होता है, वो विलयन होता है आरबीसी के बराबर का। क्या होता है, आरबीसी के बराबर का होता है। यानी आरबीसी में जो द्रव होता है, लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी क्या होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पल्स। लाल रुधिर जो कणिकाएं होती हैं उनके अंदर जो द्रव होता है वो 0.9% NaCl का जो द्रव होता है यानी विलयन होता है, उनकी सांद्रता क्या होती है, कम, बराबर। उसकी सांद्रता दोनों की क्या होती है, बराबर। जब हम आरबीसी को इससे ज्यादा वाले विलयन में रखते हैं यानी 0.9% से अधिक वाले में, तो आरबीसी क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। आरबीसी क्या हो जाएगी,
पिचक जाएगी। क्यों? क्योंकि जल उससे बाहर निकल जाएगा। ये उदाहरण हुए 3-4 कि अंगूर को चीनी के घोल में रखने पर वह किशमिश में बदल जाता है। दूसरा उदाहरण क्या हुआ कि कच्चे आमों को जब सांद्र विलयन में रखते हैं तो क्या होता है कि जल उनसे बाहर निकल जाता है और वह पिचक जाते हैं। और तीसरा जो उदाहरण पूछता है वो पूछता है कि जब आरबीसी को 0.9% NaCl 0.9% से अधिक सांद्रता वाले NaCl विलयन में रखते हैं तो जल उससे बाहर निकल जाता है और वह पिचक जाती है। इसके उदाहरण पहले परिभाषा देख लो। जब किसी वस्तु को तनु विलयन में रखते हैं तो जल उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और वह फूल जाती है। इसका उदाहरण किशमिश को पानी में रखने पर फूल जाती है। मुरझाए हुए फूल तथा गाजरों को ताजा जल में रखने पर पुनः ताजा हो जाते हैं। और आरबीसी को 0.9% सांद्रता से कम सांद्रता वाले विलयन में रखते हैं तो जल उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और वो फट जाती है। ठीक, इस स्थिति में फट जाएगी और इस स्थिति में पिचक जाएगी। ये अपने प्राशन के प्रकार। प्राशन के अनुप्रयोग, वैसे प्राशन के कोई विस्तार से अनुप्रयोग पढ़ने वाले नहीं है, बस दैनिक जीवन के पढ़ने। एक देखो कि अपने गले में जब खराश हो जाती है तो या तो हम विक्स की गोली या स्ट्रेप्सिल का इस्तेमाल करते हैं या हम क्या करते हैं नमक के पानी के गरारे करते हैं। यही अनुप्रयोग है प्राशन का, वो क्रिया प्राशन है। यानी स्ट्रेप्सिल और जो विक्स की गोली होती है वो गले में जाकर के सांद्र विलयन बढ़ाएगी और गले में फंसा हुआ पानी बाहर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार के नमक के पानी के गरारे करते हैं तो नमक का पानी सांद्र है, अंदर फंसे हुए जल को बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा। देखो पौधों में पानी पत्तियों तक पहुंचता है और नीचे से चलता है, वो भी अंतः प्राशन द्वारा चलता है। यानी एक कोशिका जल अवशोषित की, फिर दूसरी ने खींच लिया, फिर तीसरी ने, चौथी ने, इस तरह से अंतः प्राशन द्वारा जड़ से पत्तियों तक पानी चढ़ता है। ये अनुप्रयोग। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्राशन दाब को ज्ञात करना। इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल तो कल करवाएंगे। देखो प्राशन दाब ज्ञात करना। देखो प्राशन दाब ज्ञात करने की विधि होती है बार्कले हार्टले विधि। बार्कले हार्टले विधि नाम पूछ लेता है कि प्राशन दाब कौन सी विधि से ज्ञात किया जाता है। दिए गए ताप पर जो प्राशन दाब होता है वो सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। सांद्रता के समानुपाती। दिए गए ताप पर प्राशन दाब सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। दिए गए ताप पर प्राशन दाब होता है वो क्या होता है, सांद्रता के समानुपाती होता है। अब देखो सांद्रता C होती है, क्या होती है, सांद्रता C होती है। वो जो प्राशन दाब होता है उसको हम पाई से दर्शाते हैं। यानी प्राशन दाब को पाई से दर्शाएंगे तो पाई बराबर यहां होता है CRT। R तो गैस स्थिरांक, T ताप और C सांद्रता। अब इसके बारे में मैं जानते हैं कि सांद्रता होती है वो मोल बटे आयतन होती है। क्या होती है, मोल। और मोल किसके यहाँ विलय के लेते हैं, मोल बटे आयतन। क्या होती है, मोल बटे आयतन। ठीक है, यानी मोलरता मान रख दो। मान पाई बराबर C की जगह रख दूंगा NB बटे VRT। अब हम जानते हैं कि मोल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, खुद का द्रव्यमान बटे उसका मोल द्रव्यमान। मान रख दो पाई बराबर क्या हुआ, WB बटे MB गुणा RT अपॉन V। समीकरण 2। न्यूमेरिकल या तो इस सूत्र पे आता है या इस सूत्र पे न्यूमेरिकल आता है। अब देखो इसमें या तो MB पूछता है या पाई पूछता है, इसमें C या पाई पूछता है। इसमें या तो C पूछता है या पाई, इसमें या तो MB पूछता है या पाई। यदि
एमपी पूछे तो एमपी को इधर ले आओ और पाई को इधर ले आओ। ये परासरण दाब याद करना आ गया। दो सूत्र याद रखने हैं, पाई बराबर सी आर टी और पाई बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी आर टी अपॉन वी। यहाँ आर का मान दिया जाता है, देखो आर का मान आपको दिया हुआ मिलेगा वैसे 0.083, ये मान दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इसका मात्रक होता है आर का मान। टी यहाँ हमेशा केल्विन में लिया जाएगा, आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे तब सब बता देंगे। अब ये परासरण दाब है, याद करना। अब देखो परासरण दाब के बाद में आगे क्वेश्चन उठाता देखो कि वह कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है जो वर्त अणु का अणुभार ज्ञात करने में सबसे अधिक प्रयुक्त होता है या सबसे उपयुक्त है। या ये क्वेश्चन उठा लेता है कि वर्त अणु का अणुभार ज्ञात करने के लिए, क्या उठाता है कि वर्त अणु का अणुभार ज्ञात करने के लिए कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म उपयुक्त है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि जो वर्त अणु होते हैं यानी बहुलक होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं यानी जैव अणु और बहुलक होते हैं। बहुलक जैव अणु भी क्या है, बहुलक ही। जो बड़े अणु होते हैं उनका अणुभार या मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का सबसे उपयुक्त गुणधर्म कौन सा है, अणुसंख्यक गुणधर्म कौन सा है, परासरण दाब है। कौन है, परासरण दाब। क्यों, क्योंकि परासरण दाब का निर्धारण कमरे के ताप पर होता है, जबकि ये जो अपने जैव अणु होते हैं यानी जो बहुलक होते हैं यानी जो बड़े अणु होते हैं ये उच्च ताप पर क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। अधिक ताप पर क्या होते हैं, अस्थायी। परासरण दाब को हम न्यूनतम ताप पर ज्ञात कर सकते हैं यानी कमरे के ताप पर ज्ञात कर सकते हैं। इसी कारण वर्त अणु का अणुभार ज्ञात करने के लिए सबसे उपयुक्त गुणधर्म कौन सा है, परासरण दाब। अब देखो एक ये पूछ लेता है कि परासरण दाब मापन की जो विधि है वो सबसे उपयुक्त विधि है यानी अन्य विधियों से सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे, वही कि परासरण दाब का निर्धारण कमरे के ताप पर होता है। मेन चीज ये है कि कमरे के ताप पर परासरण दाब का निर्धारण किया जा सकता है, ठीक है। फिर एक चीज और देख के चलो हमें कि जो परासरण दाब होता है उसमें जो ये देखो एक मोलरता थी अपने और एक थी मोलरता, तो इसमें मोलरता के स्थान पे मोलरता ली जाती है, ठीक है ना। मोल बटे आयतन क्या होता है, मोलरता ही होती है, ठीक है। और इन दोनों पर नहीं, ये परासरण दाब ज्ञात है। अब देखो परासरण के आधार पर विलयनों के प्रकार पढ़ेंगे। अब हम देखो शुरू में बताया था कि जब परासरण दाब से हम अधिक दाब लगाते हैं तो क्या होता है, प्रतिलोम परासरण होने लगता है। तो अब मैं थोड़ा सा प्रतिलोम परासरण के बारे में बता देता हूं कि ये प्रतिलोम परासरण क्या है। देखो प्रतिलोम परासरण क्या है, नाम से स्पष्ट है। जो अपने घरों में आरओ होता है, आरओ बोलते हैं कि पानी शुद्ध करने का आरओ, आरओ का हिंदी नाम ही प्रतिलोम परासरण है। आरओ की फुल फॉर्म क्या होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस, हिंदी नाम होता है प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण की परिभाषा क्या होगी कि जब परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है, जब परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो विलायक के जो अणु होते हैं, किसके अणु, विलायक के जो अणु होते हैं वहां तनु से सांद्र की ओर जा रहे थे, यहां सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर जाने लगते हैं। कहां जाने लगते हैं, सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर जाने लगते हैं, अर्थात परासरण के विपरीत क्रिया होने लगती है। इसे प्रतिलोम परासरण कहते हैं। देखो प्रतिलोम परासरण किसको कहेंगे कि जब परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो विलायक के अणु, और वही झिल्ली का नाम यहां भी लेंगे, कौन सी झिल्ली, अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य झिल्ली का नाम नहीं लिया हमने, वो गलत हो जाए। कि जब परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर जाने लगते हैं, अर्थात परासरण के विपरीत क्रिया होने लगती है। इसे प्रतिलोम परासरण कहते हैं। प्रतिलोम परासरण किसको कहेंगे
कि जब परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो क्या होता है, तो विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर जाने लगते हैं, अर्थात परासरण के विपरीत क्रिया होने लगती है। इसे हम प्रतिलोम परासरण कहते हैं। इसका उपयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। जो घरों में जो आरओ होता है, जल को शुद्ध करने में किया जाता है, यानी समुद्री जल के विलवणीकरण में, जल का विलवणीकरण भी बोल सकते हैं, जल को शुद्ध करने में। कभी कभी विस्तार से पूछ लेता है कि समुद्री जल का विलवणीकरण किस प्रकार किया जाता है। देखो उपयोग पूछे तो इतना ही लिखेंगे, जल के विलवणीकरण में या समुद्री जल के विलवणीकरण में। पूछ ले समुद्री जल का या जल का विलवणीकरण कैसे होता है, तो हम कहेंगे कि परासरण दाब होता है वो अत्यधिक दाब होता है, यानी प्रतिलोम परासरण में हमें अत्यधिक दाब, जो परासरण दाब लगाते हैं उसे ज्यादा लगाना पड़ेगा। परासरण दाब भी ज्यादा है परासरण को रोकने के लिए, और ये तो परासरण दाब से भी ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा दाब है। यानी प्रतिलोम परासरण में बहुत अधिक दाब की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें अर्धपारगम्य झिल्ली मजबूत चाहिए, दाब लगाते फट जाए कभी। इसके लिए क्या चाहिए, अर्धपारगम्य झिल्ली मजबूत चाहिए, और वो जो मजबूत पदार्थ है वो लिया जाता है सेलुलोज एसीटेट। क्या लिया जाता है, सेलुलोज एसीटेट। यानी प्रतिलोम परासरण के लिए हमें अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है। इसके लिए सेलुलोज एसीटेट की परत को लिया जाता है। जब इस सेलुलोज एसीटेट की परत के अंदर हम समुद्री जल को भर करके परासरण दाब से अधिक दाब लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ये सेलुलोज एसीटेट की परत हो गई, इसमें हमने समुद्री जल को भर दिया। किसको भर दिया, समुद्री जल को, और समुद्री जल को भर करके परासरण दाब से अधिक दाब लगाया। क्या लगाया, परासरण दाब से अधिक प्रेशर लगाया इसके ऊपर। तो क्या होता है कि शुद्ध जल तो बाहर आ जाता है और अशुद्धियां कहां रह जाती हैं, अंदर रह जाती हैं। क्यों, क्योंकि जो ये सेलुलोज एसीटेट की जो परत होती है ये समुद्री अशुद्धियों के लिए तो क्या होती है, अपारगम्य, और पानी के लिए क्या होती है, पारगम्य। देखो प्रतिलोम परासरण के लिए अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें सेलुलोज एसीटेट की परत को लिया जाता है जो जल के लिए पारगम्य तथा अशुद्धियों के लिए अपारगम्य होती है। जब सेलुलोज एसीटेट की परत के अंदर हम क्या कर देते हैं, समुद्री जल को भर करके परासरण दाब से अधिक दाब लगाते हैं, तो क्या होता है कि शुद्ध जल बाहर आ जाता है और अशुद्धियां कहां रह जाती हैं, इस परत में रह जाती। ये कब लिखना है, जब ये पूछे समुद्री जल का विलवणीकरण किस प्रकार होता है। और जब प्रतिलोम परासरण का आपको उपयोग पूछे तो क्या कहोगे, समुद्री जल के विलवणीकरण में। ठीक है, हो गया ना पूरा आपका ये सिस्टम। अब देखो परासरण के आधार पर विलयन के प्रकार बता रहे थे, तो ये 3 प्रकार के विलयन होते हैं। एक तो होता है समपरासरी, नाम से स्पष्ट है कि जब 2 विलयन हो और दोनों का परासरण दाब क्या हो, समान हो। जब दिए गए 2 विलयनों का परासरण दाब समान हो, उसको हम क्या कहेंगे, समपरासरी विलयन कहेंगे। ये मान लो कि 0.9% NaCl का विलयन है और RBC का द्रव है। इन दोनों की सांद्रता यानी परासरण दाब क्या है, समान। कि जब दिए गए 2 विलयनों का परासरण दाब क्या हो, समान, तो वो कैसे होते हैं, समपरासरी। जब एक विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन की तुलना में क्या हो, अधिक हो, यानी सांद्रता इससे अधिक हो गई, 0.9% से अधिक NaCl है, वो RBC की तुलना में क्या है, अति परासरी होगा। और यदि 0.9% से कम सांद्रता का NaCl है तो वो RBC की तुलना में क्या होगा, अल्प परासरी होगा। तो 3 विलयन हो गए समपरासरी, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब आपस में बराबर हो, समपरासरी विलयन कहलाते हैं।
जैसे आरबीसी में उपस्थित द्रव और 0.9% सांद्रता का NaCl विलयन आपस में क्या है, समपराशरी है। ठीक उसी प्रकार अतिपराशरी किसको कहेंगे कि जब एक विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन की तुलना में अधिक हो तो वो क्या होगा, अतिपराशरी। जैसे 0.9% सांद्रता से अधिक सांद्रता वाला जो NaCl का विलयन है वो आरबीसी में उपस्थित द्रव की तुलना में अतिपराशरी है। तीसरा जो है अलग पराशरी, कि ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन की तुलना में कम हो अलग पराशरी कहलाता है। उदाहरण कैसे देंगे, 0.9% सांद्रता से कम सांद्रता वाला विलयन क्या होगा, आरबीसी में उपस्थित द्रव की तुलना में अलग पराशरी है। ये अपना पूरा हुआ परासरण के बारे में चीजें। अब देखो परासरण के बारे में क्या क्या चीजें बाकी रही। एक तो इसमें असामान्य मोलर द्रव्यमान बचा अपना और न्यूमेरिकल बचे और कुछ भी नहीं बचा। ये टॉपिक हम कल करवा देंगे, आज वीडियो लंबा हो जाएगा। कल हर हाल में अपना लेसन पूरा हो जाएगा। फिर भी मैं वापस बोल रहा हूँ कि किसी भी प्रकार की 2 के लेसन में जो भी समस्याएं आई हैं तो उन समस्याओं को आज या कल तक मुझे अवगत करवा दें, जिससे मैं उन समस्याओं के समाधान के लिए आखिरी वीडियो बना सकूं और आप की समस्या का समाधान हो सके। आज या कल मैं इस पाठ की संपूर्ण पीडीएफ आपके पास भेज दूंगा, क्योंकि जब लेसन पूरा होता है तो मैं आपके पास शुरू से लेकर के लास्ट तक की पूरी पीडीएफ भेजता हूं, ताकि किसी बच्चे का कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो वो नोट्स में रिटर्न कर सके। ठीक है ना, तो या तो आज भेज दूंगा या कल भेज दूंगा, आपके पास नोट्स की संपूर्ण पीडीएफ पहुंच जाएगी।